आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। देखो, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। अब हम एक साथ कलेक्टिवली पढ़ेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, और असली में हमें कंपैरिजन करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। मतलब यहाँ से जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो असली में हमारे पास टॉपिक क्या होगा। देखो, न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, और बेस की इसी तरीके से क्या होगी, बेसिसिटी। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली क्या होते हैं, एक तरह के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही होती हैं इनके पास क्या होती है, डोनर एबिलिटी होती है, डोनर एबिलिटी। अब इनकी डोनर एबिलिटी के बेसिस पर इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है आपके पास बेस। अभी हम लोग रिएक्शन में समझेंगे, बात समझेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल की हमारे पास होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यही हम यूज करते हैं यूज्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म। जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उस ही में हम लोग यूज करेंगे, यूज्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म। और बेस की हमारे पास होती है बेसिसिटी, और ये जो बेसिसिटी है ये होती है यूज्ड एज अ रिएजेंट। जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसी में यूज्ड एज अ क्या करेंगे, रिएजेंट करेंगे। ये बात हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने मैं सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ CH3I, और यहाँ पर क्या है, OH माइनस है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं और दोनों ही सेम है और सामने अलग अलग सबस्ट्रेट के सामने हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले प्रोटॉन को भगा ले जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H2O। जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली स्पीसीज ने क्या किया है, H प्लस खाया है, H प्लस खाया है। और अगर मैं इस स्पीसीज की बात करूंगा तो इस स्पीसीज में क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है, और आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपने पढ़ा है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3OH। दोनों ही बेसिक रिएक्शन है। अगर मैं अब बात करूंगा, इस ही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने क्या किया है, कार्बन पर अटैक किया है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास कोई नेगेटिव स्पीसीज होती है और वो नेगेटिव स्पीसीज यदि H प्लस पे अटैक करे या H प्लस खाए तो उसी को नाम देते हैं बेस, उसी को नाम देते हैं बेस। लेकिन अगर वो नेगेटिव स्पीसीज कार्बन पर अटैक करे तो उसी को नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एंड बेस का फंडा, एकदम स्टार्टिंग का। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पहचान गए होंगे। और अगर आपको याद हो तो मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ाता था, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, H प्लस दुनिया में, मतलब बेस दुनिया में क्या करने आया है, H प्लस खाने आया है। ये लाइन आपको एकदम रट चुकी होगी। तो मैं ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि एक्चुअली जो बेस का काम होता है वो होता ही क्या है, H प्लस पर अटैक करना। और एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हमने डिफाइन भी किया था, बीटा H, तो बीटा H पे अटैक करके एलिमिनेशन रिएक्शन देता था। तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और बेस की थोड़ी सी स्टार्टिंग है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बेस भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस और एक होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। चलिए समझते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच का डिफरेंस समझ लिया। अब हम बेस को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं और बेस को समझते हैं। देखो, बेस हमारे पास क्या होता है, जो कि H प्लस पर अटैक करता है, ये बात तो हमें अच्छे समझ में आ चुकी है। अब बेस भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक बेस होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस, एक बेस होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस, और एक बेस होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस।
अब देखो यहाँ पर इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है। कैसे? देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की भी तरह काम करे और बेस की भी तरह काम करे उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ OH-, ये जो OH- है ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और ये बेस का भी काम करेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो न्यूक्लियोफिलिक बेसिस वो सभी होते हैं जहां पर वह कार्बन पर भी अटैक कर सकते हैं और हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकते हैं, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी होंगी, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे और बेस का भी काम करेंगे। लेकिन नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस वही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेस का ही काम करेंगे। आपने मूवी देखोगे ना सिर्फ तुम, तो वैसे ही कुछ है। बेस कौन है? जो सिर्फ बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कौन है? जो सिर्फ बेस का ही काम करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आपने फेमस नाम सुना होगा LDA। तो LDA जो है वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, वो सिर्फ बेस का ही काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। एग्जांपल यही है LDA वाला, N यहाँ पर Li, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम होता है ना। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ LTMP, लिथियम टेट्रामेथाइल पिपरेटाइट, ये कुछ ऐसा होता है। और एक एग्जांपल और होता है DBN। ये सारे ही बेस होते हैं, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं ना। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग DBN। तो ये एग्जांपल हो गए ऐसे ही। अब देखो, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में जब भी बेस चले तो बेस को लेकर हमेशा ही चले, इनको स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये आप हमेशा याद रखना, बेस को कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस से लेना देना नहीं रहता। मतलब कभी भी मत सोचना इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ये बेस वगैरह ऐसा, तो बेस के टर्म में कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस हम यूज़ होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं। अब बोलोगे सर स्टेरिक सेंसिटिव से मतलब क्या है आपका? स्टेरिक सेंसिटिव से मतलब ये है कि जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। मेरे पास एक है CH3O-, CH3CH2O-, CH3CH3O-, और ऐसे ही लास्ट में CH3CH3CH3O-। ये आपके पास एग्जाम्पल है, आपको बताना है इसमें बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। देखो अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऊपर से नीचे जाने पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज। अब मेरा सवाल, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेसिसिटी वर्क करती है? नहीं, डिपेंड ही नहीं करता बेस। तो बेस को सिर्फ मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसका वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो बेस को हमेशा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो अब आप खुद बताओ, इस O- पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिलेगी, तो हम बोलेंगे इस वाले का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज तो बेसिसिटी भी इंक्रीज। तो इसको रटना नहीं है, हमने तो इसको ऐसे समझा है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बोल भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन अब सवाल आता है कि ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का क्या होगा? तो मैंने अभी अभी बताया, जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो स्टेरिक सेंसिटिव होती है, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि जो इतना बड़ा बल्कि सा ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज। और यहाँ पर साफ साफ बोल सकते हैं, यहाँ पर बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के एंटी पैरेलल चल रही है। अगर बेसिसिटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिटी घट रही है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है जहां पर न्यूक्लियोसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलती है। ऐसे एग्जांपल्स में समझाऊंगा, लेकिन आप यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट समझो कि बेस जब भी शब्द आए तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है वहां। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल आए तो इस पॉइंट को भूलना भी नहीं है, स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं। तो तभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है।
यहाँ पे ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये सबसे अच्छा बेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबसे पहले समझ में आया होगा कि आखिरकार बेस दो प्रकार के होते हैं। अब ये सब हम इनोलेट केमिस्ट्री में डिटेल में डील करेंगे। जब मैं आपको इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इनोलेट केमिस्ट्री में मैं आपको डिटेल में डील करवाऊंगा यही सब बातें, न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, कौन कहाँ पे कैसे किस तरीके से करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूँ। डिफरेंट मैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लिखूंगा और उसके सामने लिखूंगा क्या वह बेस का काम करेंगे, क्या वह न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, क्या वह दोनों का ही काम करेंगे। और उस सीरीज को आप एकदम एज इट इज अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी याद होता है तो थोड़े समय बाद जैसे जैसे आप यूज करोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे OH- याद हो गया, ये बेस का भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, ऐसे ही आपको याद होगा। ये जितने भी हैं जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा ही है तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस मत सोचो, आप तो सोचो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा ही होगी तो इस केस में ये बेस का काम कर रहे हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं कर रहे, मेरा आपसे सवाल है। ये जितने भी हैं ये सिर्फ बेस का काम कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं कर रहे, आप लोगों से सवाल। तो अभी बताया मैंने, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं और जो स्टेरिक सेंसिटिव होंगे तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे। ठीक, ये आपके पास मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना दिया है। अब इस आपको चार्ट को याद रखना है बहुत अच्छे से कि कौन बेस की तरह काम करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सिर्फ बेस की ही तरह काम करेगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो हमारे पास अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो हमारे पास क्या है, LiNH2 और KNH2 है। NH2 माइनस यहाँ से आया है तो ये बेस की तरह काम कर सकता है, मतलब ये H+ पर भी अटैक कर सकता है और कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। अब देखो ये कुछ फेमस हैं, जैसे LDA हो गया, LiHMDS हो गया, या फिर मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ DBU, DBN, ये सारे क्या हैं, बल्की बेस हैं। ये जितने ही मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सब क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बहुत बल्की बेस कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से यह सिर्फ बेस का काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं। ये वाले सबको अब आपको एज इट इज याद करने हैं। लेकिन देखो लास्ट वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नॉर्मली एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बात करते हैं, मतलब जहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है तो उस वाले केस में वो नॉर्मली एज अ न्यूक्लियोफाइल ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आप इसको अच्छे से साफ कॉपी में नोट्स बनाइएगा। अब हम इस चार्ट के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी कंपैरिजन करते हैं कि आखिरकार कब कब न्यूक्लियोफिलिटी बेसिसिटी के पैरेलल चलेगी और कब कब न्यूक्लियोफिलिटी बेसिसिटी के साथ एंटी पैरेलल चलेगी। तो मैं एक एक करके सारा पॉइंट यहाँ लिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिसिटी का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। अब आपको कंपैरिजन करने से पहले मुझे एक पॉइंट समझाना है, फिर से वही दोबारा से पॉइंट रिकॉल करना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जब भी आप याद करोगे तो हमेशा आप स्टेरिक सेंसिटिव वाला टर्म जरूर दिमाग में लेकर आना, और बेसिसिटी जब आएगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान के रखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पर उसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो इस केस में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वाला टर्म यूज भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना, किंतु जनरली गलतियां होती हैं। अब अगर मैं आपसे सबसे पहला कंपैरिजन करवाता हूं तो सबसे पहले आप ऐसे समझ सकते हो जहां पर आपके पास नेगेटिव चार्ज बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उस वाले केस में कैसे समझेंगे। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपके पास NaNH2 है, आपके पास NaOH है और आपके पास NaOET है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ सब पे हेटेरो एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप यहाँ पर हेटेरो एटम में मेंशन कर दो, नेगेटिव चार्ज बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन हेटेरो एटम। तो इस वाले केस में होता क्या है, यहाँ पर ये दोनों ही की तरह काम कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं और यह बेस की तरह भी काम कर सकते हैं, दोनों ही, न्यूक्लियोफाइल भी और एज अ बेस भी। और इस वाले केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इक्वल टू बेसिसिटी होती है, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर बेसिसिटी भी बढ़ेगी इस वाले केस में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हमारे पास जब भी नेगेटिव चार्ज बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो कि हेटेरो एटम पर प्रेजेंट होती है तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, बेसिसिटी की होती है, और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की होती है। इस बात को आपको सबसे पहले पॉइंट को समझना है। अब उसके बाद आपको अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो वो दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है OMC रिएजेंट। OMC रिएजेंट से कहने का मतलब है मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है एक RMGX,
अगर RMGs की मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो CH3MgBr होता है, PHMgBr होता है ना, ये सारे होते हैं। जैसे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये तो बहुत पुरानी बात है जो आपको पहले से पता है। इसके बाद जो अगला होता है वो RLi भी होता है, R2CuLi भी होता है, RCu भी होता है, R2CuCnLi भी होता है, या फिर R2CD कह लो, या फिर R2PD कह लो। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक बेस रिएजेंट है। अब इनकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि यह नॉर्मली एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, नॉर्मली एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल है। ज़्यादातर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं जब वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो। देखो एसिड बेस रिएक्शन से मतलब क्या है मेरा? देखो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। क्यों भैया? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका? मतलब जो एसिडिक H होता है वहाँ जिस फंक्शन ग्रुप पे प्रेजेंट होगा वहीं पर ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, और सभी फंक्शन ग्रुप पे एसिडिक H प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होती है। लेकिन आपको याद रखना है एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। एसिड बेस सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। अब अगर मैं एक बात और बताऊँ, जैसे SBuLi सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, TBuLi थर्ड ब्यूटाइल लिथियम, क्योंकि इनमें बल्की पार्ट है। क्या है? दोबारा बोलता हूँ मैं, बल्की पार्ट। तो बल्की पार्ट होने की वजह से ये स्टेरिक सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा किसका काम करेंगे? ये हमेशा एज अ बेस काम करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तीसरा, कि जहाँ पर कार्बोनाइन बेस्ड रिएजेंट होगा तो उस पर कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है? एनी कार्बोनाइन बेस्ड रिएजेंट, एनी कार्बोनाइन बेस्ड रिएजेंट। देखो जो कार्बोनाइन बेस्ड होती हैं या फिर कार्बोनाइन बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनी कार्बोनाइन बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, जैसे इसमें CH3 माइनस हो सकता है, CH3 माइनस हो सकता है, फिनाइल पे आप इस तरीके से CH2 माइनस हो सकते हैं, ये माइनस हो सकते हैं, PS3C माइनस Na प्लस, PH3C माइनस K प्लस। इस तरीके की जितने भी कार्बोनाइन बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो जनरली ये जो सभी होते हैं ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि कोई भी जो इनऑर्गेनिक एनायंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एनायंस, जहां पर वो इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस होते हैं, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एग्जांपल है CO3 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, SO4 माइनस। ये सारे इनऑर्गेनिक एनायन हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो अगर इनके सबके ऑक्सीजन किस में है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये एज अ वीक बेस काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन बेस की तरह, वो भी कैसे? वीक बेस की तरह काम करते हैं। इस पॉइंट को आप समझिए। और एक लास्ट पॉइंट और होता है जो कि मैंने बताया था आपको, जो न्यूट्रल होते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, न्यूट्रल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ये सभी क्या करते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। जितने भी न्यूट्रल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। जैसे ROH, H2O, NH3, ऐसे ही आप यहाँ पर इस तरीके से और बना सकते हो, मॉर्फोलिन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहां पर ये किस तरह काम करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल लोन पेयर स्पीसीज। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी और आपको अगर कंपैरिजन समझना है न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिसिटी का, तो आपको मैं बेसिक जीओसी पढ़ा रहा हूँ, उसकी सीरीज को देखिएगा, तो वहाँ पर मैं आपको न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिसिटी का कंपैरिजन करते हुए दिखा रहा हूँ।
कि इस तरह की हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाले क्या करते हैं, ये सारी बातें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी अभी तक हमने जीओसी में सीखा है वो आखिरकार क्यों सीख रहे थे, तो सिर्फ अच्छे से इनको अप्लाई करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी में। तो अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत डिटेल में सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से CSIR नेट और गेट में पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसमें क्वेश्चंस करा दूंगा सारे, और फिर आपको सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।